कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ आपका हो गया था, क्या क्या हो गया था, जीवन अवधि क्या होती है, जनन क्या होता है और जनन कितने प्रकार से हो सकते हैं। 2 प्रकार से, अलैंगिक लैंगिक, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अलैंगिक की कुछ विधियाँ थी वो हम लोग पढ़ चुके थे। द्विविभाजन जैसे मुकुलन, जीवाणु चलन और पुनरुद्ध भवन, खंडी भवन, ये आप सबका विधियाँ हो गया था। अब हम पढ़ेंगे कि पौधों में अलैंगिक विधियों को क्या कहते हैं, यानी उसमें अलैंगिक विधियाँ कैसे होती हैं। ठीक है, वो जानेंगे पौधों में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूँगी, यदि वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या, पहले कुछ रिवाइज कर दे रही हूँ कि शायद आप भूल गए हो तो उसको याद कर लें कि हमने किस तरीके से कल कैसे कैसे हम क्या पढ़े थे। 5 मिनट लगेगा, उसको जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं। जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होती है हमने बताया था। जीवन अवधि क्या होती है, जन्म से लेकर किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि बोला जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जनन, यानी रिप्रोडक्शन क्या होती है। जनन क्या होती है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन। जनन कितने तरीकों से हो सकते हैं, 2 तरीकों से, एक तो लैंगिक, एक अलैंगिक। ठीक है, तो लैंगिक यानी अलैंगिक में एक ही जनक होते थे। जो 2 संतान उत्पन्न करते थे, वो जो संतान उत्पन्न होते थे वो अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान होते थे। ठीक है, और उसे हमें क्लोन बोलते थे। फिर लैंगिक जन्म में क्या होता था, उसमें भिन्नता क्या होती, नहीं पाई जाती थी और एक जनक की आवश्यकता होती थी। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है और दोनों जनक मिलकर क्या करते हैं, संतान को उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि नर और मादा, नर से नर युग्म, मादा से मादा युग्म, नर और मादा युग्म मिलकर युग्मनजिका यानी जाइकोट का निर्माण करते थे, जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती थी। इसमें 2 जनक की आवश्यकता यानी इनमें भिन्नता पाई जाती थी। जो संतान उत्पन्न होते थे अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान नहीं होते थे। कुछ लक्षण माता के, कुछ लक्षण पिता के होते थे। ठीक है, जैसे कि हाथ पापा पे गए हैं, नाक मम्मी में गए हैं, ओठ पापा पे गए हैं और आँख मम्मी पे गए, ऐसे कुछ कुछ लक्षण मिलते हैं, वो समान नहीं होते। ठीक है, लेकिन अलैंगिक में क्या होते थे, एकदम अपने जनक के समान होते थे। फिर ये आपका हो गया था अलैंगिक और लैंगिक। फिर उसके बाद हमने अलैंगिक की कुछ विधियां पढ़ी थी, द्विविभाजन, एक ही बीज जिससे विभाजन होकर जो 2 संतान उत्पन्न करते थे, जैसे कि यहाँ अमीबा, हाइड्रा, ये सब हम बता चुके थे। फिर उसके बाद जीवाणु जनन बोलते हैं, बीजाणु जनन बताई थी। जीव जो होते हैं बीजाणु उत्पन्न करते हैं, वही बीजाणु अंकुरित होकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि क्या पैरासिजियम हमने बताया था, कैसे कि वो दूसरे स्थान पर जाकर एक नए संतान की उत्पत्ति करता था। फिर मुकुलन, हमने मुकुलन शुरू की थी। मुकुलन क्या होता है, ये जनक के शरीर पर पाया जाता है। फिर यह जनक के शरीर से अलग होकर यानी विभाजित होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाकर उसको अच्छे से समझाई थी। फिर हमने खंडी भवन, किसी भी जीव का खंडों में टूट कर नए संतान की उत्पत्ति करना ही खंडी भवन कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर में हमने क्या बताया था, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा का होती है 3 खंडों में बट के उन्होंने नए संतान की उत्पत्ति की थी। फिर हमने पुनरुद्ध भवन क्या होता है, किसी भी जीव के कटे हुए शरीर के भाग से नए संतान की उत्पन्न होना ही खंडी भवन कहलाता, अरे पुनरुद्ध भवन कहलाता है। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण बताया था, हाइड्रा बताई थी, अमीबा बताई थी और प्लेनेरिया बताई थी। कही थी कि अमीबा और हाइड्रा बिल्कुल भूल जाना, लेकिन प्लेनेरिया के उदाहरण कभी भी मत भूलना। वैसे भी तीनों मत भूलना, लेकिन सबसे जरूरी था क्या, प्लेनेरिया, उसका फिगर हमने स्ट्रक्चर बनाकर अच्छे तरीके से समझाई थी। इतना आपका उस वीडियो में समाप्त हो गया था। ठीक है, अब आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पौधों में कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, TION। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को पौधों में कायिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन को पौधों में क्या बोलते हैं, उन्हें कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन को पौधों में कायिक
जनन कहते हैं। आलैंगिक जनन को पौधों में कायिक जनन कहते हैं। यानी ये आलैंगिक जनन जो जीवों में होता था उसे आलैंगिक जनन बोलते थे, लेकिन आलैंगिक जनन जो पौधों में होंगे उसे कायिक जनन बोला जाएगा। अब ये कायिक जनन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर कि आलैंगिक जनन यानी एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है पौधों में। तो आलैंगिक जनन को पौधों में कायिक जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो देखिए कि कायिक जनन क्या होती है उसकी परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है। तो आलैंगिक जनन को पौधों में क्या बोला जाता है, हमेशा याद रखना, कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन क्या होती है? कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। अब ये कायिक जनन क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कि कायिक जनन यानी क्या होती है? वेजिटेटिव, इसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कायिक जनन क्या होती है? आपका कोई पौधा, हमारा पौधा है, उसके जो कायिक अंग होते हैं उसी कायिक अंग से एक नए पौधे का निर्माण ही हो जाना क्या कहलाता है? आपका कायिक जनन। तो हम क्या लिख सकते हैं? चलिए लिखिए कि कायिक जनन क्या होता है? किसी मात्र पौधे के कायिक अंग से नए पौधे का निर्माण हो जाना ही कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता, कायिक जनन कहलाता है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? यदि लिखना चाहे तो लिख लें। एक बार और समझा दे रही हूँ कि मैंने जब आलैंगिक जनन पढ़ा था तो जीवों में तो उसे आलैंगिक जनन कहते थे, लेकिन पौधों में जब हम आलैंगिक जनन पढ़ेंगे तो उसी आलैंगिक जनन को हम पौधों में जब पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे, ठीक है। तो कायिक जनन क्या होते हैं वो जानेंगे। कोई आपका पौधा है, कोई मात्र पौधा है, उसी पौधे के जो कायिक अंग होंगे उसी कायिक अंग के माध्यम से जब नए पौधे का निर्माण होगा या उत्पन्न होगा वही आपका क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाएगा। तो मेरे साथ बोलेंगे आप कि किसी मात्र पौधे के कायिक अंग से नए पौधे का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाएगा? आपका कायिक जनन कहलाएगा। अब आप यहाँ पूछेंगे कायिक अंग आया ना, तो कायिक अंग कौन कौन से होते हैं वो आप तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे तो हम भी बताएंगे कैसे कायिक जनन का अंग कौन सा होता है। का लिखेंगे यहाँ पर कायिक अंग। कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती। जड़ से भी पौधे का निर्माण होता है, पत्तियों से भी पौधे का निर्माण होता, तना से भी होता है। आई बात समझ में? आई होगी। एक बार और कर रही हूँ, उसके बाद लिखना है तो लिख लो, उसके बाद मिटाने जा रही हूँ। अब जानेंगे कि कायिक जनन की विधियां। अभी आलैंगिक जनन की विधियां पढ़े थे ना, तो उसी आलैंगिक जनन को हमने क्या पौधे में कहा? कायिक जनन। तो इसकी भी विधियां पढ़ेंगे कि किस विधि द्वारा इसके माध्यम से पौधे का निर्माण होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका आलैंगिक जनन हो गया। आलैंगिक जनन को पौधों में कायिक जनन कहते हैं, याद रखना। कायिक जनन क्या होती है यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है बाबू? किसी मात्र पौधे के कायिक अंग से नए पौधे का निर्माण होना ही आपका क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाएगा। और यही कायिक अंग से नए पौधे का निर्माण होता है। तो कायिक अंग होते क्या है? कायिक अंग होते क्या है? तो कायिक अंग होते हैं जड़, तना और पत्ती। इन्हीं तीनों अंगों से पौधे का निर्माण
होता है। अब कैसे होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो इतना लिखना चाहे तो लिख लें, उसके बाद शुरू करते हैं। मिटा दे। कायिक जनन की विधियां। क्या पढ़ेंगे? कायिक जनन की विधियां। कितनी विधि होती हैं? 2। इनकी 2 विधि होती है। 2 विधियां हैं। पहला प्राकृतिक कायिक जनन। ये कैसे होते हैं? स्वतः, ये स्वतः ही अपना निर्माण कर लेते हैं। कृत्रिम का मतलब कि मानव द्वारा। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन किसके द्वारा? मानव द्वारा। क्या होता है? मानव द्वारा, ठीक है। तो कायिक जनन की विधियां हम लोग पढ़ेंगे कि कितने विधि होते हैं इनके? 2। कैसे तरीके से? एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है कि स्वतः अपना जनन कर सके, यानी स्वतः नए पौधे का निर्माण कर सके, वही आपका क्या होता है? प्राकृतिक। और कृत्रिम कायिक जनन की क्या होती है खासियत? कृत्रिम कायिक जनन की खासियत ये होती है कि यह मानव द्वारा, जैसे कि गुलाब का पौधा ले लीजिए, गुलाब का तना है, गुलाब का पौधा ले लीजिए, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मानव उसको काट कर दूसरे जगह पर लेकर जाता है, उसको क्या कर देता है? मिट्टी के अंदर लगा देता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। प्रकृति में कुछ ऐसी खासियत होती हैं जो प्रकृति के द्वारा यानी वातावरण के माध्यम से ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि इसकी 2 विधियां होती हैं, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होती हैं और कृत्रिम कायिक। तो प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब होता है कि जो स्वतः एक नए पौधे का निर्माण कर दे, वही आपका क्या होगा? प्राकृतिक कायिक जनन होगा। और कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है कि जो मानव द्वारा नए पौधे का निर्माण हो, वो क्या होगा? आपका कृत्रिम कायिक जनन होगा। इतनी बात आपकी क्लियर समझ में आई? अब हम पढ़ेंगे एक एक करके प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, यानी प्राकृतिक कायिक जनन किसमें किसमें होती है, ठीक है। एक तो भूमिगत तना हुआ आपका, क्या हुआ है? भूमिगत तना हुआ। एक आपका क्या हुआ? जड़ हुआ। एक आपका क्या हुआ? पत्ती हुआ।
कितनी विधियों द्वारा होगा वो जानेंगे। ठीक है, पहले देखिए प्राकृतिक कायिक जनन के द्वारा विधियां। एक भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, जड़ और पत्ती के द्वारा पौधे का कैसे निर्माण होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि भूमिगत के तना क्या होगी आपकी, पहला कंद क्या होगा, यहाँ तो आएगा ही नहीं। दिखाई दे रहा, पहला आपका क्या है, कंद। ट्यूबर, उदाहरण क्या होगा, आलू, क्या होगा, आलू। फिर आपका दूसरा क्या है, परकंद, परकंद, रिसोन। परकंद का उदाहरण क्या होगी, परकंद की उदाहरण क्या होगी, अदरक देखियो, अदरक वो होगा। और सलकंद, सलकंद का नाम सुने हो, प्याज होती है क्या, सलकंद। बाल क्या होती है, प्याज। और एक क्या होता है, घनकंद, घनकंद जिसे बोलते हैं प्रोन। इसकी उदाहरण क्या होती है, इसकी उदाहरण क्या होती है, हल्दी। इतनी बात की लिया, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रही। तो कायिक जनन की विधियां, इनकी दो विधियां होती हैं, प्राकृतिक कायिक जनन की जो और कृत्रिम कायिक। तो हम प्राकृतिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे। तो इसमें कितने पोर्शन से पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, वो जानेंगे। भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, जड़ के द्वारा और पत्ती के द्वारा। क्योंकि हम जानते हैं कायिक अंग कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती। तो तना में एक भूमिगत तना होगा, एक अर्धवायवीय तना होगा, एक जड़ तो जानेंगे, पत्ती भी जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंद, यानी कंद यानी ट्यूबर। ट्यूबर की उदाहरण क्या होती है, आलू। आप आलू देखे होंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, आलू। इस पे कुछ कुछ क्या होती है, ऐसे छिद्र होते हैं, आंखों की तरह बनावटें होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कणिकाएं, कक्षस्थ कणिकाएं बोलते हैं। इसमें इस जो आग की तरह होती हैं, उसी कक्षस्थ कणिकाएं पर क्या होती है, नए नए पत्ती का क्या होता है, निर्माण होता है। इन्हीं से ही क्या होता है, इसी तना से नए नए पत्ती उगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नए नए पत्ती का निर्माण होता है। ये क्या आपका आलू, जो कि कंद है। तो हम बोल सकते हैं कि आलू एक प्रकार की क्या होती है, तना। अब तने से नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, अब ये आलू आपका एक तना है कि नहीं, उस पर कक्षस्थ कणिकाएं, ये जो छोटी छोटी उस पर दिखाई देती हैं आंखों की तरह, वो आपकी क्या है, कक्षस्थ कणिकाएं। उसी कक्षस्थ कणिकाएं यदि उसी आलू को वैसे रख दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होगा, कक्षस्थ कणिकाओं पे हरी पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, यानी नए पौधे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका था पहला कंद, भूमिगत तना का पहला का उदाहरण कंद यानी आलू।
अब हम पढ़ेंगे प्रकंद यानी अदरक क्या होती है। ये आपका मिटा दे। तो आलू समझ में आया कि उस पर कक्षस्थ कणिकाएं पाई जाती हैं, वही कक्षस्थ कणिकाएं से क्या होती है, नए पौधे की निर्माण होती है। ये आपका हो गया। अब पढ़ेंगे अदरक। ऐसे अदरक अदरक ऐसे होती है। ये आपका क्या है, अदरक है। क्या बाबू, अदरक है। इस अदरक आप देखोगे उसको भी ऐसे खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसमें भी कक्षस्थ कणिकाएं, ये लाइनें जो दायरे दिखाई देती हैं आपको ऐसे गांठ की तरह, अदरक में ऐसे गांठ की तरह दिखाई नहीं देती हैं, वही उसी पर क्या होगी, कक्षस्थ कणिकाएं पाई जाती हैं। वही कक्षस्थ कणिकाएं क्या होती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अदरक भी आपका हो गया। अब शकलकंद यानी प्याज क्या होती है। प्याज क्या होती, इसी प्याज को क्या कर दूं, इसी प्याज को ऐसे रख दो। प्याज को घर में जब रखा जाता है, ऐसे किसानी के घर में रखा होता है, उसे वैसे खुला छोड़ दो, रख दो, तो कुछ समय के बाद जब इसका सीजन आएगा, कुछ समय के बाद यहाँ से क्या होगी, हरी हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता चला कि यहाँ से हरी पत्तियां, यानी ये किसके द्वारा हो रहा, प्राकृतिक के। यहाँ मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, यानी मानव द्वारा कुछ नहीं हो रहा, उसको खुला छोड़ दो वातावरण के कारण, यानी ये प्राकृतिक के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यहाँ से क्या होती है, हरी हरी पत्तियां निकलने लगती हैं। क्या होती हैं, हरी हरी पत्तियां निकलने लगती हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब ये हो गया, कंद भी हो गया, प्रकंद भी हो गया, शलकंद भी हो गया। अब घनकंद यानी हल्दी। हल्दी का भी पोर्शन वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भूअस्थारी। क्या पढ़ेंगे, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया कि आलू में क्या पाई जाती, कक्षस्थ कणिकाएं। वही कक्षस्थ कणिकाएं से नई पत्तियों का निर्माण होता है, नए पौधे, एक नन्हे पौधे का निर्माण हो जाता है। उस पे भी भाई अदरक का भी ऐसा हाल है। प्याज को ये मानव द्वारा नहीं किया जाता, ये अपने वातावरण के आने की वजह से, वातावरण में ऐसे छोड़ देने की वजह से वह उससे घुल मिल जाता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अर्धवायु तना, यानी उसके बीच में क्या अर्धवायु हो, जैसे कि आप दूब ले लिए, अधस्तरीय भू अर्ध भू अस्तरीय। उदाहरण आप ले लीजिए घास। क्या ले लीजिए, घास या दूब। क्या ले लीजिए, दूब। घास या दूब या अर्ध स्तरीय होते हैं। इनका मतलब होता है कि यहाँ पर एक दूब ऐसे जमा, तो कुछ जगह पर ये जाकर एक दूब और बना लेंगे, तो इनके बीच कुछ अर्ध भूमिगत यानी अर्धवायु है कि नहीं है, बीच में है कि नहीं है। इनका कहने का मतलब अर्ध स्तरीय भू स्तरीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे घास ले लीजिए, दूब ले लीजिए। वही दूब क्या होता है, एक जगह पर जमता है, फिर कुछ दूर जाकर वही दूब बढ़ता हुआ वहां भी जड़ हो जाता और वहां से भी एक दूब नया निकलता। तो वही कहना चाहता है कि अर्ध भूस्तरीय होता है, जिसका उदाहरण क्या होता है, घास, दूब। इसके मध्य में क्या पाए जाते हैं, अर्धवायु। इनके बीच में अर्धवायु पाए जाते हैं कि नहीं, वायु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बात क्लियर। आप पढ़ेंगे भूस्तरीय में क्या होता है, भू स्तरीय। स्ट्रॉबेरी, इसका उदाहरण क्या होता है, स्ट्रॉबेरी। जैसे कि एक पौधा जन्म, मतलब इसका उदाहरण क्या है, स्ट्रॉबेरी। अर्धभूस्तरीय क्या होता है, का उदाहरण क्या है, घास, दूब। और भूस्तरीय का ये भी एक प्रकार की तना है, लेकिन कैसी तना है, अर्धवायु तना, यानी इनके मध्य में अर्धवायु पाए जाते हैं, यानी कुछ दूर के बाद तब जाकर नए पौधे का निर्माण करेंगे, वो होते हैं अर्धवायु तना। ये आपका क्लियर।
भूस्तरीय। अब क्या भूस्तरीय का भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय यानी घास दूब कहाँ होता है? ऊपरी स्तर पे होता है। फिर वही दूब बढ़ता हुआ एक नए दूब का निर्माण ले लेता है। इतनी बात क्लियर। और भूस्तरीय का मतलब होता है, स्तरीय का मतलब होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक घास होती है जो कि पार्कों में होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। और भूस्तरीय का क्या होता है? जैसे कि ये जल में पाया जाता है, आपका जलकुंभी हुआ, जलकुंभी, ये इसका एग्जाम्पल है। जलकुंभी से ही एक नए जलकुंभी का निर्माण होता है, फिर कुछ दूर पे जाकर एक नए जलकुंभी का निर्माण होता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है? प्राकृतिक द्वारा ही निर्माण होता रहता है, इसमें मानव का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब जड़ में क्या आता है वो पढ़ेंगे। जड़ में क्या आता है? सदाबहार होती हैं, डहेलियां होती हैं। क्या होती हैं? डहेलिया, अब तो एक तो हो गया कि आपका डहेलिया हो गई। फिर सताबर, शकरकंद, सताबार, ये आपके क्या हुआ? जड़ हुए। इस जड़ से ही नए पौधे का निर्माण होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे कि क्या होता है कि ये डहेलियां, पौधे का कोई डहेलिया लंबा सा, उसको जमीन पर, ऐसे जैसे पौधा इसका बड़ा सा डहेलिया, उसको जमीन पर लाकर धंसा दो और वह जड़ का निर्माण करता है। ये तना आकर जमीन पे धंसा दो और यह जड़ का निर्माण करता है, और ये जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये कहना चाहता है डहेलिया द्वारा। अब आपका क्या बचा? पत्ती। पत्ती का उदाहरण, पत्ती कौन सा पत्ती? अजूबा का ले लीजिए, अजूबा। इसके किनारों पर छिद्र होती हैं, इसी से क्या होती हैं? इसके किनारों पर क्या? कक्षस्थ कणिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने तना में बताया था। इसी से क्या होती है? एक नए पत्ती का निर्माण हो जाता है। क्या? एक नए पत्ती का निर्माण हो जाता है इन्हीं के द्वारा। तो इतनी बात क्लियर कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होती है, कौन कैसे कैसे क्या होता है। तो इतनी बात क्लियर। एक बार और समझा दे रही हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि कायिक जनन की विधियां, दो विधियां होती हैं, कृत्रिम एवं प्राकृतिक। प्राकृतिक द्वारा कौन सी विधियां कैसे क्या होती हैं वो जानेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, ठीक है। एक तो भूमिगत तना होती है, तना दो हुई, एक तो भूमिगत तना और एक अर्धवायवीय तना। भूमिगत की तना का उदाहरण क्या होता है? एक कंद होता है, और कंद यानी ट्यूबर क्या होती है? उसका उदाहरण आलू ले लीजिए। आलू एक प्रकार की क्या आपका तना है, उसमें क्या पाई जाती है? कक्षस्थ कणिकाएं पाई जाती हैं, और उसी कक्षस्थ कणिकाएं जब आलू को खुला छोड़ दिया जाता है, वही कक्षस्थ कणिकाएं क्या होती है? एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। फिर उसके बाद हम प्रकंद यानी राइजोसोम और नहीं प्रकंद, और उसका उदाहरण क्या पढ़ेंगे? अदरक पढ़ेंगे। अदरक से ही उसके बीच में गांठ ऐसे बनी होती है धारीदार, उसकी जगह पर क्या होती है? हरी पत्तियों का निर्माण होता है और नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। फिर आपका सलकंद क्या? प्याज हुआ। प्याज को आप खुला वातावरण में छोड़ दो, उसको मानो कुछ नहीं करता वैसे रख देता है, और उसके ऊपरी सतह से क्या होती है? एक नई पत्तियों का निर्माण होता है, जो एक पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर घनकंद क्या होती है? हल्दी। ऐसे हल्दी का भी पोर्शन होता है, खुले वातावरण में छोड़ दो, ठीक है। उसमें मानव का कोई लेना देना कि मानो उसको उखाड़ कर यहाँ वो अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद अर्धवायु तना, इसका मतलब होता है कि उसके मध्य में कुछ दूरी पे जाकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेना, कि मतलब कुछ बीच में खाली रहे। अर्धवायु यानी वायु खाली रहे। अर्धवायु उसी स्थान को क्या बोलते हैं? अर्धवायु बोलते हैं। जो खाली स्थान नहीं होता, कुछ दूर पे जाकर तभी वह दूब एक दूब से नए दूब का निर्माण करता, ये आपका होता है अर्धवायु तना। जैसे कि ऊपरी भूस्तरीय ले लीजिए, उदाहरण आपका घास, दूब, ये कुछ स्थान पे जाकर इसकी वो बढ़ती जाती है और कुछ स्थान पे जाकर एक नए दूब का निर्माण कर लेती है।
भूस्तरीय स्ट्रॉबेरी जो कि पार्कों में पाई जाती हैं, हरे हरे कलर की होती हैं, वो आपका क्या होती है? स्ट्रॉबेरी। भूस्तरीय अस्तरिका, ये जलकुंभी होती है। एक जलकुंभी फैलकर दूसरी जलकुंभी, फिर फैलकर तीसरी जलकुंभी, ऐसे क्या करती हैं? निर्माण कर लेती हैं। किसके द्वारा? प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा। फिर आपका आता है जड़। जड़ में टहलिया, शकरकंद और शतावर, ये आप ले लीजिए। ये टहलिया, जैसे कि आप पौधे का कोई लंबा टहनिया है, उसको पैरों से दबा दें और जमीन पर धंसा दें। क्या करते हैं? पैरों से दबाकर वही टहनियाँ क्या होती हैं? बढ़कर जमीन के अंदर चली जाती हैं और जड़ का निर्माण कर लेती है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर पत्ती का उदाहरण ले लीजिए, अजूबा। अजूबा की पत्ती बहुत लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी होगी। ऐसे एक पत्ती होती है बड़ा सा, जैसे कि अरवी का पत्ता होता है, वैसे भी अजूबा का पत्ता, लेकिन उसकी बनावटी कुछ दूसरी तरह, लेकिन उतनी होती है। किनारों पर कक्षस्थ कड़काएं पाई जाती हैं। वही कक्षस्थ कड़काएं से क्या होती है? नई पत्ती का निर्माण होता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका था क्या? प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा कि कैसे क्या जड़, तना, पत्ती में कैसे क्या होती, यानी जड़ से कैसे पौधे का निर्माण होता है और पौधे तना से कैसे होता है और पत्ती से कैसे नए पौधे का निर्माण होता है। तो आई होप, आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम कृत्रिम, यानी कृत्रिम, मानव द्वारा। क्या पढ़ेंगे? मानव द्वारा। कृत्रिम कायिक जनन। एक तो होगा कलम द्वारा, एक दाब द्वारा। ये दोनों याद रखो। मानो क्या करता है, जैसे कि आप गुलाब का पौधा ले लो, क्या ले लो? ये आपका क्या है? इसमें कुछ भी ले लो, गुलाब का। ये आपका गुलाब का पौधा। यहाँ से एक टहनियाँ निकली है, इसी टहनियों को काट कर यहाँ क्या कर दो? ऐसे काट दिया जाता है और नीचे छील दिया जाता है, एक कलम के द्वारा बना दिया जाता है, और इसको जमीन पर लेकर जाकर क्या किया जाता है? बैठा दिया जाता है। और यही बढ़ के बाद में इसी तना में क्या आ जाएगी? हरी पत्ती आ जाएगी, फूल आ जाएगा और नए पौधे का निर्माण कर लेगा। तो इतनी बात क्लियर कि कलम का मतलब क्या हुआ? किसी भी पौधे, यानी गुलाब का ले लीजिए, उसके तने को काट कर कलम की तरह बनाकर जमीन में गाड़ देते हैं और नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ये कौन करता है? मानव करता है। इसलिए क्या बोला गया है? कृत्रिम कायिक जनन बोला गया। दाब क्या होता है? दाब। तो कलम क्या होती है? दाब। दाब का मतलब होता है जैसे कि कोई पौधा बड़ा ही वृक्ष है, क्या है? बड़ा, इसे टहनियाँ निकली हैं, क्या है? टहनियाँ निकली हैं, और इसी टहनियों को क्या दाब लगाकर जमीन में गाड़ देते हैं। क्या करते हैं? जमीन में धंसा देते हैं, और वही जमीन में धंस के जड़ का निर्माण करता है। जड़ से ये पहले में भी बता चुकी हूँ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना दबाए क्या होते हैं? जमीन के अंदर तना हुआ चली जाती है और क्या होती है? एक नए पौधे का, लेकिन यहाँ दाब लगाकर कुछ टहनियाँ बड़ी हो, उसको दाब लगाकर उसको जमीन में गाड़ दें तो क्या हो जाती है? एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन दो विधियां, एक कलम द्वारा करेंगे, एक दाब द्वारा। कलम का मतलब उसको छिलकर कलम की तरह बनाकर नए पौधे का निर्माण करेंगे, और दाब द्वारा यानी उसको जमीन पर गाड़ देंगे, दाब डाल देंगे, और वह टहनियाँ क्या होंगी? जमीन के अंदर चली जाएंगी और नए पौधे का निर्माण कर लेंगी। तो ये आपका था कृत्रिम कायिक जनन। आशा करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर आज इतना ही, उसके बाद कल कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो
जो आज जितना पढ़ाया गया है आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि ना कहीं पर मिस्टेक हो तो कमेंट में लिखकर जरूर प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा आशा करती हूँ। यदि ध्यान से वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो और कुछ नहीं। जय हिंद।